नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो जो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ये वीडियोज़ हैं, ये खास तौर पर बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 8 जिसमें हमने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट है और इसमें हम पढ़ेंगे शीतलन प्रभाव। यदि आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन तो आप प्लेलिस्ट में एक बार विज़िट कीजिए। आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से अरेंज कर दी गई है बिल्कुल हर सब्जेक्ट आप जो सब्जेक्ट मन करे चाहे वो इंग्लिश मीडियम में चाहे हिंदी मीडियम में आप प्लेलिस्ट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है आपका शीतलन प्रभाव। आवी की माँ ने पीने का जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम भी क्या करते हैं गर्मियों में मिट्टी के बर्तन में घड़े में क्या करते हैं पानी रखते हैं। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें जल पिया। जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछती है कि मिट्टी के मटके में जल इतना ठंडा क्यों है? मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। तो उसमें पहले क्या था कि आपका धातु का बर्तन था, स्टील का बर्तन था, लेकिन अब उसकी माँ ने क्या किया मिट्टी का बर्तन ले आई, उसमें जल ठंडा था। ठीक है, तो आवी ने आते ही पूछा कि माँ इसमें पानी ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि हम तो रोज उससे पीते थे धातु वाले बर्तन से, इसमें तो पानी ठंडा होता नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है अभी। अब मैं समझ सकती हूँ पंखे के नीचे बैठने से ठंडक अनुभव क्यों होती है, पंखे की हवा का। अब ये जो है ना एक्सपीरियंस है, हम अब जब ये पढ़ लेंगे तब जानेंगे। आप आपके विचार में इसका क्या कारण है? क्या चीज़ हुई होगी कि जिसके कारण क्या है कि वो पानी घड़े का ठंडा रहता है? आपने क्वेश्चन देना है इसका जवाब। तो चलिए हम इसके जवाब खोजते हैं, अभी आपको बता देते हैं। जल बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और वाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। कि हमारे शरीर जब भी कोई चीज़ है वो गर्म होता है ना, उसकी गर्मी हमें निकालनी है, तो क्या होगा कि उससे भाप बाहर निकलेंगी, मतलब जल वाष्प बाहर निकलेगा। यदि वो जल वाष्प बाहर निकल गया तो इसका मतलब है कि वो चीज़ क्या है ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब समझिए कैसे होता है। शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या है? ग्रीष्म काल में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर जल का छिड़काव इसका एक उदाहरण है। कि जब हम क्या करते हैं कि जब हमारा शरीर खुद को ठंडा करना चाहता है गर्मी में, तो हम क्या करते हैं कि जल वाष्प निकलता है, मतलब हमारा पसीना आने लगता है। पसीना क्या आएगा कि जब हम पंखे नीचे बैठते हैं ना, वो इस गुड़िया वाला उदाहरण कि हमें ठंडक महसूस क्यों होती है कि हमारा जो जल वाष्पन की क्रिया वो तेज हो जाती है। जो आपका मिट्टी का जो घड़ा है उसमें जल वाष्पन हो जाता है, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं, उसमें से वाष्प धीरे-धीरे क्या पानी निकल सकता है। लेकिन आपका जो मेटल है, आपका धातु का घड़ा होता है, उसमें जल वाष्पन की क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कोई छिद्र नहीं होते, बिल्कुल छोटे-छोटे इसमें महीन पोर्स होते हैं मिट्टी वाले घड़े में, जिसमें से जल वाष्पन हो सकता है। लेकिन मेटल वाले घड़े आपका जो घड़ा था, मटका था, उसमें नहीं हो सकते, इसलिए वो पानी ठंडा नहीं हो सकता था। हम आगे अब इसको डिटेल में जानेंगे। जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइज़र लगाते तो आपको कैसा महसूस होता होगा? आइए एक सरल और बिजली मुक्त गमलों से कूलर का मॉडल बनाकर शीतलन प्रभाव का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप का निष्पादन करें। हमें कूलर बनाना है। क्या बनाना है? कूलर बनाना है। भिन्न-भिन्न आकार के 2 मिट्टी के गमले ले लिए हमने, 2 मिट्टी के गमले ले लिए। बड़े गमले के नीचे हिस्से में रेत की एक परत भर दी। यहाँ पे हमने जो बड़ा गमला था ना, उसके नीचे रेत की एक परत भर दी, जैसा कि चित्र 8.7 में दर्शाया गया है। छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखें। जो आपका छोटा गमला था ना, उसको बीच में रख दिया। ये हमने छोटा वाला गमला देखें। क्या करना है आपको, पहले आपने जो बड़ा गमला है वो ले लिया इस प्रकार से, ठीक है? इसमें आपने रेत डाल दिया, यहाँ नीचे रेत डाल दिया, फिर आपको क्या है छोटे वाला गमला इसके अंदर रखना है। आपने ऐसे रख दिया, जैसे ये रहा इसके अंदर छोटे वाला गमला, ठीक है? छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखे, गमलों के बीच में रिक्त स्थानों में और अधिक रेत बता दीजिए। जो बीच में जो स्थान बच गया ना, इसमें आपको क्या करना है, रेत भरना है। बड़ा गमला और ये आपका ढक्कन, गीली जूट की बोरी। अब आपको क्या करना है,
गमलों से बना पॉट इन पॉट कूलर बोलते हैं इसको। रेत वाले छिद्र में जल डाल दे, जो आपका रेत वाला छिद्र था उसमें क्या डाल देना आपको, जल डाल देना। छोटे गमलों को शीर्ष ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जब गमलों का पॉट इन पॉट कूलर तैयार हो जाए तो आप उसका चित्र भी बना सकते हैं। चित्र आप बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, गमलों के पॉट इन पॉट कूलर को ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे का समय दें। यह समय सीमा कई स्थितियों से प्रभावित हो सकती है। अवलोकन के कर चर्चा करें कि किस प्रकार से गमलों के अंदर शीतलन प्रभाव पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और शाक भाजी की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें चीजें भी रखते सकते हैं अपनी, फल फ्रूट सब्जियां वगैरह, दूध वगैरह, आप वो सारी चीजें उसमें रख सकते हैं। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से इसमें जल का छिड़काव करना होगा। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताजा रखा जा सकता है, कौन सी स्थितियां जो दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती है, बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या प्रयोग कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें देखनी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों का आप बेहतर शीतलन के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी इस अनोखे मिट्टी के पात्र से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। ग्रीष्म काल में सुराही का उपयोग जल को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। ये आप जो ऊपर देख सकते हैं वो सुराही। तो आपने फ्रिज बना लिया, एक बार मैं फ्रिज को ही आपको समझा देता हूँ कि ये आपका है, ये छोटा गमला ही हो, बड़ा गमला, और ध्यान रहे कि गमले आपके मिट्टी के होने की, आप प्लास्टिक के गमले ले लें और कहें कि आपका ये फ्रिज बन जाएगा, तो ये आपका फ्रिज ऐसे नहीं मिलेगा। आपके पास मिट्टी के गमले होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपको मार के मिलेंगे ना, गड्ढे पकाते हैं, वैसे ही मिट्टी के गमले भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार जो आपका अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा ना, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है तो वाष्पन की जो क्रिया है उसको प्रभावित कर सकती है, तापमान इसको प्रभावित करेगा। जिसके दिनों की संख्या आपसे पूछी तो आपको बता देता हूँ। आपने मटेरियल कैसा डाला, मटेरियल आपको ऐसा डालना है जो ज्यादा समय तक आपकी नमी बना के रखे। यदि आपने ऐसा पत्थर कंकड़ डाल दिए तो नमी को बना कर रखेंगी नहीं, तो क्या होगा कि वो दिनों की संख्या, जो खाना सही रह सकता था आपका, उसकी संख्या समय कम हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा समय तक वाष्पीकरण नहीं होगा। तो हमें ऐसे पदार्थ रखने इसके बीच में जिनमें नमी क्या हो, ज्यादा, जो नमी को ज्यादा समय तक बना के रख सके। संघनन अब है कि ये सुराही का प्रयोग ठीक वैसे ही है। अरे मेन बात है कि जब हमारा शरीर, कोई भी चीज गर्म होती है ना, तो उसमें से वाष्प निकलता है। हम जीवित चीजों की बात करते हैं जिसमें पानी होता है, लिक्विड होता है। तो जैसे ही वो क्या होगा कि वाष्पन की प्रक्रिया होगी, अगर वाष्पन कंप्लीट हो गया तो उस चीज को ठंडक महसूस होगी। जितनी जल्दी वाष्पन होगा ना, वो चीज अंदर वाली उतनी ही ठंडी होगी। ठीक है, और जितना धीरे वाष्पन अगर हुआ ही नहीं, तो वो चीज क्या हो, गर्म होती जाएगी। यही आपके घड़े में होता है कि जो वाष्पन, उसमें छिद्र में से पानी निकलता जाता है और वाष्पन आपका होता जाता है। ठीक है, वाष्पन अगर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, तो वो चीज, पानी आपका ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो आपकी धातु की जो घड़ा है उसमें वाष्पन होता नहीं, तो ये क्या होता है, वो चीज गर्म रहती है। तो ये चीज आपको सुराही में भी ठीक वही काम होता है आपका। ठीक है, बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं। संघनन जल को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघनन आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि पहले, आप जो हमने इससे पहले पार्ट में एक आपको होमवर्क दिया था, उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। जब जल वाष्प वापिस जल में बदलता है, जब आपसे यहाँ ऐसे होगा, ओके, यहाँ पे क्या था, वाष्प, और वापिस क्या बदल रहा था, वो जल। तो ये क्या होगा आपका, संघनन। क्या होगा, संघनन, आपको बताया था। ये कैसे होता है, जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ठंडी होती जाती है। हमने बार बार पढ़ दिया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो तापमान ठंडा होता जाता है। इसी प्रकार जो जल वाष्प है वो भी ऊपर जाएगा हवा के साथ, तो ऊपर जाके ठंडा होगा, ठंडा होके बूंद में बदलेगा, ठंडी हो जाती। जैसे एक निश्चित ऊंचाई पर वायु ठंडी हो जाती है कि उसमें ऊपर से जल वाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों में, जिसको जल कणिकाएं में बोलते हैं, वो परिवर्तित हो जाता है। ऊपर तापमान कम होता जाता है। हवा में क्या है, जलवाष्प, जलवाष्प भी क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, साथ साथ ऊपर जाके एक समय इतनी ठंड हो जाए, इतना ठंडा तापमान आ जाएगा, इतना कम तापमान आ जाएगा कि जो आपके जलवाष्प थे वो बूंदों में बदल जाएंगे, जिसको जल कणिकाएं बोलते हैं, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनते हैं। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में दिखाई देते हैं। बादल के रूप में ये
दिखाई देती है। बहुत सी जल कणिकाएं फिर क्या होता है कि ये जो जल कणिकाएं ना आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में ये ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं कि कुछ-कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि ये सीधे सॉलिड के रूप में, आपके ठोस के रूप में, बर्फ या हिम के रूप में ही ये धरती पर आ जाती है। ये चीजें क्लियर हुई आपकी। तो यहाँ पे देखिए, जलवाष्प युक्त वायु वायुमंडल के आसपास हवा की पतली परत में ऊपर क्यों उठती है? जैसा कि हम जानते हैं, हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु ऊपर जाते हैं, इसी प्रकार जलवाष्प वायु से हल्की होती है। जलवाष्प वायु से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है। ऊपर जो तापमान है वो ठंडा होता है और जो बूंदे हैं वो संघनित होकर क्या नीचे आ जाती है। आप भी वर्षा का आनंद लेते हुए एक कविता रचते हैं। आप भी इस कविता का पूरा कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं। वो कविता आपको जल की बूंदे आसमान में फिरे, जल की बूंदे आसमान में फिरे, सोचे धरती से कैसे मिले, वाष्प बन वायु में घूमे, बादल बन आसमान में झूमे। और वो सोचे कि धरती से कैसे मिले, क्योंकि वो वाष्प बन के जो बूंदे पानी की वो वायुमंडल में घूम रही है। पर बने बर्फ यह बारिश की धार, जल कैसे निर्णय ले इस बार, कहीं गिरे तो हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए। ठीक है, कहीं ओले ये बन जाए। ठीक है, कहीं ये ओले बन जाए और कभी ये बर्फ के रूप में वापिस आए। अब सोचो समझो करे विचार, किस पथ पर चले जाए इस बार। ये सोच रही कि किस प्रकार से मैं धरती पर जाऊंगी। ठीक है, पर बने बर्फ ये बारिश की धार। ठीक है, ये बर्फ बने या फिर बारिश की धार बने। ठीक है, जल कैसे निर्णय, इसमें कहीं गिरे तो हिम कहलाए, कहीं वर्षा की धार बन जाए, कहीं गिरे तो ओले कहलाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो क्रियाकलाप, आप सामूहिक क्रियाकलाप में भागीदारी बने। प्रयोग में न आने वाली 1 लीटर की खाली बोतल है, उसमें लगभग 1 कप जल आपने डाल दिया। ढक्कन कसकर बंद कर दिया। 2-3 मिनट तक लगातार बोतल को जल्दी-जल्दी दबाएं और छोड़ें। बोतल को आपको क्या करना है, इस प्रकार दबाना है, छोड़ना, दबाना है और छोड़ना। आपको चीजें क्लियर हो गई। फिर बोतल में जल के ऊपर का स्थान का अवलोकन करें। समाचार पत्र का एक छोटा टुकड़ा जलाकर जल में मिलाएं, उस प्रक्रिया को दोहराएं। फिर आपको क्या करना है, फिर बोतल में जल के ऊपर के स्थान का अवलोकन करें। जो ऊपर का जो स्थान है ना उसको देखें। ठीक है, तो फिर क्या, समाचार पत्र का एक टुकड़ा जलाकर जल में गिराएं कि समाचार पत्र अखबार का एक टुकड़ा जला के जल में डाल देना है और फिर इस प्रक्रिया को दोहराएं। आपको दोहराना है अभी। आप क्या देखेंगे, इसमें आप बोतल के जल के ऊपर कुछ धुंधलापन देखेंगे, तो आपको बोतल के ऊपर क्या मिलेगा, धुंधलापन मिलेगा। अभी जो जल का जो पानी है ना उसके ऊपर की साइड, बोतल की साइड धुंधलापन मिलेगा। मतलब वो क्या है, आपके बादल। समाचार पत्र के जलने से बहुत छोटे-छोटे अदृश्य धूल के कण निकलते, जिन्हें चारों ओर से जलवाष्प समूह होकर बादलों का निर्माण करते। जो धूल के कण होते हैं ना, तो जो आपका निकला धुआं निकला समाचार पत्र के जलने से, वहां से जो उसने क्या किया, उसको धुएं को क्या कर दिया, उसमें क्या मिल गए, जलवाष्प मिल गए। और जलवाष्प मिल गए तो उन्होंने क्या बना लिया, बादल बना लिया। वो आपका क्या है, बादल है। आइए हम अपनी समझ को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप 8.11 करेगी। जैसे जल अपने कैसे अपने अवस्था और अपनी गति बदलता है, ये चीज हमें देखते हैं। तो बादल आप बना लेंगे घर पे। आपको किसी समझदार व्यक्ति की उपस्थिति में ये करना है। कागज जलाते हुए आपको सावधानी बरतनी है। और जल वाष्पित संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है। जल वाष्प संघनित होकर मतलब उसके साथ मिल जाएगी, धुएं के साथ संघनित हो जाएगी और वो बादल का निर्माण करती है। आइए प्रक्रिया को समझे। बॉक्स में दिए गए शब्दों और चित्रों दर्शाए गए तीर के चिन्हों का उपयोग करके चित्र 8.9 चिन्हांकित करिए। दर्शाए कि जल कहाँ संग्रहित है, जल कैसे अपनी अवस्था बदलता है और यह कहाँ जाता है। आइए यहाँ देखते हैं भी। ये देखिए भी, यहाँ समुद्र में ऊपर जा रहा है अभी, यहाँ पे संघनित होके क्या है, वापिस आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये ऊपर ये नीचे आ रहा, संघनित होके आ रहा है। ठीक है, बादल बन के वापिस आ रहा है ये। उसी प्रकार ये वापिस आ रहा है और यहाँ ये जलवाष्प के रूप में वापिस वापिस जा रहा है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। जहाँ संघनित होके तो वापिस बूंदों का रूप लेना है तो क्या होता है, संघनित होता है। तो इसमें बताइए।
मैंने क्या मैं जल चक्कर के सभी भागों को नामांकित करने में सक्षम था? जल चक्कर के कौन से भाग मुझे स्पष्ट नहीं थे? जल महासागरों और पृथ्वी के से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि जल है ना, महासागर है, नदियां हैं या फिर पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा और हिम के रूप में लौटता है, अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल इसी प्रकार के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। फिर वो महासागरों में चल जाएगा, फिर वो जल वाष्प होगा, फिर वापस वर्षा होगी। तो ये चक्र लगातार चलता रहेगा, इसको हम बोलते हैं जल चक्र। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों, मनुष्यों के उपयोग के योग्य है। हमने पढ़ लिया कि जो पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन सारा का सारा पानी उपयोग के योग्य नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी उपयोग के योग्य है। बाकी तो क्या समुद्रों में है जो लवणीय आपका पानी है। अधिकांश जल महासागरों में इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। हम जल का उपयोग पीने के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में भी करते हैं, जैसे आपके कपड़े धोना, नहाना धोना, उद्योग में। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के साथ उपयोग करने वालों लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जल की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में जल की कमी हो रही है। जल की कौन से जल की कमी? जो उपयोग योग्य जल है उसकी कमी हो रही है। यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी जल को बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम अपने जलाशय को प्रदूषण से मुक्त करें कि जो उपयोग होने वाला जल है ना, जो हम उपयोग कर सकते हैं, उसको हमें बड़ी सावधानी से प्रयोग करना होगा। उसको जल वाष्प बनने से बचाना होगा, उसको प्रदूषित होने से बचाना होगा। ठीक है। आप प्रकृति की अमूल्य संपदा नामक अध्याय में आपका अध्याय आएगा, प्रकृति की अमूल्य संपदा। उसमें आप अध्याय में जल और उसके संरक्षण के विषय में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जल और उसके बचाव के विषय में आज हमने पढ़ा ठोस, लिक्विड, गैस, सॉलिड। ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, पानी की अवस्थाएं, इसके बारे में हम काफी कुछ हद तक जान चुके हैं। जो कुछ कमियां बची हुई है वो हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे उसमें जान जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको यह अध्याय कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।